Hello everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud Group of NCC. If you are preparing for the FCAT examination then you are on the right video. I got 234 marks in the previous FCAT. तो कैसे ये मार्क्स आए, क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें हमको नहीं पढ़नी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है। तो उसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो पहले भी वीडियो देखी है बहुत ज़्यादा लोगों ने और उनके जो कमेंट आए हैं वो सच में लाजवाब हैं। उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को। और अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट कि उस वीडियो को देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जो आपका बचा हुआ टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हमारे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्टैटिक जीके की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि देखो सीडीएस और एफकैट का एग्जाम होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जीके की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो। और वो मेन डिफरेंस ये है कि सीडीएस के अंदर जहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं पे एफकैट के अंदर फैक्चुअल सीधे और वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम वैसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एफकैट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक एड्रेस टर्म होती है, ये कौन से खेल के साथ संबंधित है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कीजिए। और स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं और कोई अब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है फेमस, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एड्रेस नाम की टर्म होती है, स्पोर्ट्स टर्म है, वो हमारी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1903? 1903 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। अगर किसी ने आप में से पहले एफकैट दिया है तो उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप रिलेट कर पाएंगे। तो 1903 के अंदर पहली महिला जिन्होंने फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज जीता था, तो इसका आंसर है मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। जब इन्होंने 1903 के अंदर फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता था तब ये तीन लोग थे। मैरी क्यूरी थी, उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी और एक पर्सन और था, दैट इज हेनरी बैकुरल। इसके बाद में इन्होंने 1911 में भी नोबेल प्राइज जीता, लेकिन इस बार इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज जीता और मल्टीपल नोबेल प्राइज जीतने वाली भी ये पहली महिला है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1903 के अंदर इन्होंने फिजिक्स का जीता और 1911 के अंदर इन्होंने केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवत गीता को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो जिन्होंने भगवत गीता को पहली बार इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया उनका नाम है चार्ल्स विल्किंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स भी थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन एग्जाइल। एक बुक है, एक ऑटोबायोग्राफी है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत मेहनत के साथ मैंने इकट्ठे किए हैं, कलेक्ट किए हैं। और आपको भी अगर पढ़ाई करनी है तो इसी हिसाब से करनी है कि आपको बुक्स इंपॉर्टेंट करनी है, आपको जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, आपको जो फर्स्ट हैं वो वाले क्वेश्चन करने हैं, यानी कि पहली महिला कौन थी, पहला पुरुष कौन था, सबसे लंबा कौन सा बांध है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो फ्रीडम इन एग्जाइल एक ऑटोबायोग्राफी है। सबसे पहले तो अगर आपको पता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये लिखी गई है दलाई लामा जी के द्वारा। दलाई लामा, मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग, शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो बात यह है कि दलाई लामा एक नाम नहीं होता, दलाई लामा एक पोस्ट होती है, ठीक है। और जो 14th दलाई लामा है उन्होंने ये बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है और 1991 के अंदर ये रिलीज की गई थी, ठीक है। और ये फ्रीडम इन एग्जाइल इन्होंने कहा किसे है कि इंडिया ने जो उन्हें फ्रीडम ऑफर किया है उसको कहा है। आपको तिब्बत का इशू पता होगा कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद में वहाँ के जो लोग थे उन्हें इंडिया में शरण दी गई, तो उसी चीज़ के लिए ये उसको एक तरीके से बताने के लिए फ्रीडम इन एग्जाइल बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी ये जो बिब टर्म है, एक स्पोर्ट्स टर्म है, ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो ये हमारी फुटबॉल से संबंधित है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूज़ कब की जाती है? ये यूज़ नॉर्मली की जाती है गारमेंट्स के लिए जो पहनते हैं, जिससे पता लग सके फुटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अब जब इतने ज़्यादा खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो कई बार जल्दी जल्दी में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा पर्सन अपनी टीम से, या एम्पायर के लिए आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो सकता है कि कौन सा पर्सन कौन सी टीम से है। तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो बिब टर्म होती है, वो गारमेंट्स के द्वारा यानी कि यूनिफॉर्म के द्वारा ही पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टर्म होती है, अगेन स्पोर्ट्स टर्म का क्वेश्चन है, टंबल टर्न्स करके एक स्पोर्ट्स टर्म होती है, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये जो है वो स्विमिंग से रिलेटेड है। जब कोई स्विमर है वो जा रहा है, यहाँ पर पूल एंड हो गया, अब मुझे वापस आना है मुड़ के, तो जो मुड़ने की जो टर्म होती है उसको हम टंबल टर्न्स या फ्लिप टर्न कहते हैं। डायरेक्शन चेंज करना, मेनली जो डायरेक्शन चेंज करता है जब कोई स्विमर, तो वो जो टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? टंबल टर्न्स कहते हैं। और ये हमारी किससे संबंधित होगी? ये हमारी स्विमिंग से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव्या, एक ये फोक सॉन्ग है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? अगेन कल्चर से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फोक सॉन्ग, फोक डांस, कोई सिंगर है, कोई फेमस, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? कोई लैंग्वेज है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ पर बोली जाती है, तो वो वाली चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो भाव्या जो फोक सॉन्ग है हमारा, वो कहाँ से संबंधित है? वेस्ट बंगाल और आसाम, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल से, और आसाम के अंदर भी ये जो फोक सॉन्ग है वो रिलेटेड है। और ये जो गाया जाता है, ये सोलो भी गाया जाता है और साथ में भी गाया जाता है, और ये राजभाषी डायलेक्ट है, एक बंगाली का एक अलग से डायलेक्ट है, उसके अंदर स्पेसिफिकली ये गाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं वो हैं अब्बासुद्दीन, अब्दुल करीम और परितमा बरूहा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं ये भी आप नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चक्री। चक्री एक म्यूजिक है, अगेन ट्रेडिशनल म्यूजिक है, ये कौन सी इंडियन स्टेट का है और ये कहाँ पर पॉपुलर है? तो देखो चक्री के लिए एक मैं आपको बात बताता हूँ कि चक्री अगर हमसे पूछा जाता है, म्यूजिक के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर होगा, लेकिन अगर चक्री डांस के बारे में पूछा जाता है तो इसका आंसर राजस्थान होगा। चक्री अगर म्यूजिक की बात पूछी जाती है तो जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर, लेकिन चक्री डांस अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैमिंग। जैमिंग अगेन एक स्पोर्ट्स टर्म है, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरह कि पाकिस्तान के अंदर कौन से शहर को गार्डन्स ऑफ द मुगल्स या सिटी ऑफ गार्डन यानी कि बगीचों का शहर कहा जाता है? तो लाहौर एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पार्क है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गार्डन्स हैं, तो इसके लिए लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। ये वाली बात हमको ध्यान रखनी है, लाहौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक झिझिया डांस है, ये बताना है कि आपको कौन सी इंडियन स्टेट से है। तो झिझिया जो डांस है वो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। अब बिहार से रिलेटेड है ये तो हमको पता लग गया, लेकिन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से फेस्टिवल पर परफॉर्म किया जाता है। तो ये दशहरे के ऊपर परफॉर्म किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। झिझिया जो है वो एक कल्चरल डांस फॉर्म है, कहाँ की है? बिहार की डांस फॉर्म है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कौन सा पर्सन था इंडियन जिसने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को? तो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला पहला इंडियन कौन था? तो मिहिर सेन था। मिहिर सेन ने पहली बार इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था इंडिया की तरफ से, मतलब इंडियन पर्सन था जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। और कितने टाइम में? 14 घंटे 45 मिनट के अंदर इन्होंने क्रॉस किया था, तो ये भी उस टाइम पर एक रिकॉर्ड की तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित बुद्धातिया मुखर्जी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये सितार से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन से सितार वादक है, हु प्लेज द इंस्ट्रूमेंट सितार। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो अगर बुद्धातिया मुखर्जी उसके अंदर है उन ऑप्शंस में तो यही करेक्ट आंसर होगा। और इनके पास एक और भी डिस्टिंक्शन है एक तरीके से, वो डिस्टिंक्शन ये है कि ये फर्स्ट आर्टिस्ट थे, एवर फर्स्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया था हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर परफॉर्म करने वाले भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? देखो डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो पहले थे वो बलदेव सिंह जी थे। आप याद कैसे रख सकते हैं? ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद करना है, अगर आप भूल जाते हैं तो किस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो डिफेंस की चीज़ होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए बलदेव सिंह जी को हमारा डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था पहला। और
ये ही सर्वड एज ए डिफेंस मिनिस्टर 1947 से लेकर 1952 तक इन्होंने सर्व किया था। 11 जुलाई 1902 का इनका जन्म हुआ था रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में। तो ये वाली बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो बलदेव सिंह जी थे वो पंजाब से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डोगरी लैंग्वेज है वो कौन सी स्टेट के अंदर मेनली बोली जाती है। तो जो डोगरी लैंग्वेज है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बोली जाती है। मैं पहली बार जब SNIC कैंप होता है NCC के थ्रू, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जिसको अब EBSB यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम कैंप से जाना जाता है, तो उसके थ्रू मैं नागालैंड जब गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैंने नोटिस किया कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी पंजाबी बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो पंजाबी नहीं थी, वो डोगरी थी। और जो डोगरी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल पंजाबी के सिमिलर होती है कि जिस पर्सन को अच्छे से नहीं पता वो तो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाएगा कि कौन सी डोगरी लैंग्वेज है और कौन सी पंजाबी लैंग्वेज है। तो डोगरी लैंग्वेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बोली जाने वाली एक प्रमुख लैंग्वेज है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे एक बुक, सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी मैंने दोबारा बता दिया कि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोशल हार्मनी जो बुक है वो लिखी गई है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है, शायद आपको नहीं पता होगी। सोशल हार्मनी बुक इन्होंने लिखी है और ये 2012 के अंदर बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फेमस डांसर है चिमांचरी कुनीरमन नैयर। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। तो ये कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये कथकली से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। एक तो कथकली होता है, एक कथक होता है, ठीक है। ये दोनों हम कंफ्यूज हो जाते हैं इनके अंदर। कथकली जो डांस फॉर्म है वो केरला से है, ठीक है, लेकिन जो कथक है ना वो यूपी से है, यानी कि उत्तर भारत से है मेनली। तो ये वाली बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कथकली जो है वो केरल का जो मेन डांस फॉर्म है, और जो कथक है वो यूपी यानी कि उत्तर भारत का जो क्लासिकल डांस है वो है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक वाइज एंड अदरवाइज। अगेन बुक्स, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बुक्स एंड ऑथर के नाम आपको पता होने चाहिए। वाइज एंड अदरवाइज एक बुक है, ये किन्होंने लिखी है, तो ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, लेकिन ये वाली जो बुक है ये सुधा मूर्ति ने लिखी है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। ए सैल्यूट टू लाइफ, ये पूरा नाम है इसका, वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ इज ए नॉन फिक्शन बुक है रिटन बाय सुधा मूर्ति। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईस्ट वेस्ट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 2002 में। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब पब्लिश हुई थी, लेकिन आपको नाम पता होना बहुत जरूरी है, सुधा मूर्ति, वाइज एंड अदरवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुमचू एक यूनिक कल्चरल फेस्टिवल होता है, कौन सी इंडियन स्टेट के अंदर मनाया जाता है, तो सिक्किम के अंदर बुमचू नाम का फेस्टिवल मनाया जाता है, जो आपको भाई ध्यान रखना है। बुमचू इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय बुद्धिस्ट इन सिक्किम। द लिटरल मीनिंग ऑफ बुमचू इज सैक्रेड पोट। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन तासदिंग मोनेस्ट्री इन सिक्किम। तासदिंग मोनेस्ट्री, तो मोनेस्ट्री जहां पर मोंक रहते हैं, ठीक है, उस प्लेस को मोनेस्ट्री कहा जाता है, और बुद्धिज्म से ये रिलेटेड है ऑब्वियसली। और बुमचू का जो लिटरल मीनिंग होता है एक तरीके से वो है सैक्रेड पोट। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है सैक्रेड पोट, और सैक्रेड वर्ड का मतलब आपको पता है, हम पवित्र के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक स्पोर्ट्स टर्म है ट्विडल। ट्विडल जो स्पोर्ट्स टर्म है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अगर आपने वीडियो को अभी ध्यान तक देखा है तो एक तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक टर्म होती है फ्लिप टर्न करके, फ्लिप टर्न, तो ये जो टर्म है ये कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा, मैंने पहले भी जीके से रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो उसकी प्लेलिस्ट जीके फॉर एफकेट नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंग्लिश की जो वीडियो है उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इंग्लिश फॉर एफकेट, और आगे जब मैं मैथ्स की और रीजनिंग की वीडियो बनाऊंगा तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ताकि आप जाके सभी की सभी वीडियोज को इकट्ठा देख पाएं और चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएं, आपको ढूंढनी ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्विडल हमने देख लिया कि टेबल टेनिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ एन अट्रैक्टिव मास्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस। देखो आपने देखा होगा कि जो कथकली डांस होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के मुखौटे यूज किए जाते हैं, अलग अलग तरह के मास्क यूज किए जाते हैं। तो ये कौन से डांस में यूज किए जाते हैं, तो ये कथकली में यूज किए जाते हैं। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वीडियो में ऑलरेडी कि कथकली कहाँ का डांस है
और कथक कहाँ का डांस है। साथ में मणिपुरी का मणिपुरी से पता लग रहा है, उड़ीसी का उड़ीसा से पता लग रहा है हमको, कुचिपुड़ी भी आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का है। आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक ऑप्शन आंध्र प्रदेश है और दूसरा ऑप्शन केरल है, इन दोनों में से ही एक होगा। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमने बता दिया, मास्क वगैरह जो हैं वो कथकली के अंदर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नेशनल साइंस डे। डे और डेट्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए। और जो नेशनल साइंस डे होता है वो कब मनाया जाता है, 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी को मनाया जाता है ये वाला जो इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे होता है, ठीक है। और 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पे डिस्कवरी की थी हमारे फिजिसिस्ट सर सीवी रमन ने। किस चीज़ की, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच वाज इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ टॉकी फिल्म। टॉकी मतलब जिसके अंदर हम बोल रहे हैं। पहले जो मूवीज होती थी उसके अंदर बोल आवाज नहीं आती थी, सिर्फ वीडियो ही वीडियो चलती थी। तो अगर वो पूछा जाए तो वो थी 1913 के अंदर जो रिलीज हुई थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र नाम से। लेकिन यहाँ पे पहली बोलती फिल्म यूज किया गया, तो इसका आंसर होगा आलम आरा, जो कि 1931 के अंदर आई थी। तो आप ये भी देख पाएंगे, ये 13 है यानी कि 13th, तो ये वाली राजा हरिश्चंद्र थी, 13 को उल्टा कर दो 31 हो जाएगा, ये आलम आरा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट डेट भी याद कर पाएंगे। और इसके जो डायरेक्टर थे इस मूवी के, कौन सी मूवी के, आलम आरा मूवी के जो डायरेक्टर थे वो कौन सी थी, आलम आरा 1931 में जो आई थी उसके जो डायरेक्टर थे वो थे अर्देशीर ईरानी। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आलम आरा मूवी जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी, पहली बोलती फिल्म थी, टोकी फिल्म थी, उसके जो डायरेक्टर थे वो अर्देशीर ईरानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की पता होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की आपको पता होगा, ओम होगा, ठीक है। एम्पियर किसकी होती है, एम्पियर करंट की होती है, आपको पता है। मोल और वोल्ट भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि भाई रेजिस्टेंस की जो होती है ओम होती है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की हमारी वोल्ट होती है। मोल जो होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है, भाई कितने मोल, 1 मोल सब्सटेंस ले लिया हमने, इस तरीके से। और करंट की आपको पता है कि एम्पियर होती है। ओम जिस तरीके से रेजिस्टेंस की होती है उसी तरीके से कंडक्टेंस की मो होती है, MHO, इसको उल्टा कर दो तो ये एक यूनिट होती है। ये जिस तरीके से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है उसी तरीके से इनकी यूनिट भी उल्टी हो जाती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने कलेक्ट किए थे आपके एफकेट एग्जामिनेशन के लिए।